Good morning everyone. Today we discuss about our first chapter of biology of class 10th. This is diversity in the living world. यह हमारा चैप्टर है जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यानी कि जीवों में विविधता। जैसे कि हम जानते हैं हम जहाँ पे रहते हैं हमारे आसपास बहुत सारे अलग अलग तरीके के जानवर रहते हैं और अलग अलग तरीके के बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं। इसको 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इसमें हम लोग जीव जगत के बारे में जानेंगे। दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है प्लांट किंगडम और चौथा है एनिमल किंगडम। बारी बारी से करके आज हम सबका रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना है अर्नेस्ट मेयर के बारे में। ये अर्नेस्ट मेयर कौन थे? Born on 5 July 1904 in Kempten, Germany, Ernest Mayr, the Harvard University evolutionary biologist who has been called the Darwin of the 20th century, was one of the 100 greatest scientists of all times. अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 को केम्पटेन, जर्मनी के एक शहर में हुआ था। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बायोलॉजिस्ट थे जिनको कि 20वीं शताब्दी के डार्विन के नाम से जाना जाता था। वह उस समय के 100 वैज्ञानिकों में से एक थे। मेयर ने हार्वर्ड फैकल्टी को ज्वाइन किया था जो कि आर्ट्स और साइंस के लिए जाना जाता था 1953 में, और फिर वहां से 1975 में रिटायर हो गए हैं। एज्यूमिंग द टाइटल अलेक्जेंडर एगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस, वहाँ से उनको एक उपाधि प्राप्त हुई अलेक्जेंडर एगेसिस प्रोफेसर, वो भी जूलॉजी के। थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर्स कैरियर, वो अपने 80 साल के कैरियर में हिज रिसर्च स्पैनेड ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जियोग्राफी, इवोल्यूशंस, सिस्टमैटिक्स एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। उन्होंने अपने 80 साल के कैरियर पे टैक्सोनॉमी, जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स, ऑर्निथोलॉजी और अलग अलग तरीके के फिलॉसफी, बायोलॉजी के फिलॉसफी पर रिसर्च किए। ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडल्ड मेड द ऑरिजिन ऑफ अ स्पीशीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इट इज़ टुडे। वो क्या करते थे कि खुद ही से बहुत सारी चीज़ों पे अलग अलग चीज़ पर रिसर्च करते थे और खुद अकेले ही हैंडल कर लेते थे बहुत सारी चीज़ों को। उन्होंने बताया कि ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब विविधता के स्पीशीज के ऑरिजिन के बारे में बताया, जिनके सवालों की क्रांति ने बायोलॉजी में आज एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। ही ऑल्सो पॉइंटेड द awarded the 3 prizes widely regarded as the Triple Crown of Biology, the Belgian Prize in 1983। उन्हें बायोलॉजी के क्षेत्र में 3 तरीके के पुरस्कार मिले हैं। बेल्जियन प्राइज जो कि 1983 में मिला है, द इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी इन 1994 में उनको अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी के लिए पुरस्कृत किया गया, एंड द क्रैफोर्ड प्राइज़ इन 1999 और 1919 में उन्हें क्रैफोर्ड प्राइज़ दिया गया। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द 2004 में 100 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ से हमारा आगे चैप्टर स्टार्ट होता है द लिविंग वर्ल्ड यानी कि जीव जगत। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिविंग वर्ल्ड? लिविंग वर्ल्ड होता क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये जीव जगत में विविधता क्या है? टैक्सोनॉमी, कैटेगरी, टैक्सोनॉमिकल एड्स, ये सब क्या होते हैं? नाउ वी रीड द चैप्टर हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। ये जो लिविंग वर्ल्ड है वो कितना वंडरफुल है। The wide range of living type is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts or hot springs, leave us speechless. ये जो हमारे चारों तरफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट है यानी कि बहुत सारे जीव जंतुओं का आवास है। हमारे आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। वहाँ हमारे आसपास कुछ कोल्ड माउंटेन्स है तो डिसेडियस फॉरेस्ट भी हैं, ओशन है तो फ्रेश वाटर लेक्स भी हैं, डेजर्ट्स हैं और हॉट स्प्रिंग्स भी हैं। ये सब हमें स्पीचलेस बना देते हैं। द ब्यूटी ऑफ अ ग्लोफिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग सिर्क evokes
a view and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of a population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflected on what indeed is life. जो हमारे आसपास अलग अलग पक्षियाँ माइग्रेट करते हुए दिख रही हैं, ये घाटियाँ जो कि फूलों से सजी हुई अट्रैक्टिव लगती हैं, और ये लोग जिनके बीच हम रहते हैं, और ये बढ़ती जनसंख्या, ये सब हमें यह सवाल पे पहुँचती है, व्हाट इंडेड इज़ लाइफ, इस जीवन का अंत क्या है। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस विद इन इट। इस सवाल के अंदर ही दो सवाल हैं। The first is a technical one and seeks answer to what living is as opposed to the non-living, and the second is a philosophical one and seeks answer to what the purpose of life. इसमें पहला सवाल है कि क्या जो लिविंग थिंग है वो नॉन लिविंग थिंग से पे डिपेंड है, मतलब वो दोनों क्या है, आपस में इंटरफेयर करके रहते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई। व्हाट इज़ द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज़, इस जीवन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग। अब हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि ये लिविंग क्या होता है, हम किसे लिविंग बोल सकते हैं और किसे हम नॉन लिविंग बोलेंगे। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब हम लिविंग यानी कि जीवित को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग देखते हैं कि जो जीवित प्राणी हैं उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उनके क्या गुण हैं, उनके क्या हैबिटेट हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट अ suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism। तो हम क्या देखते हैं कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट यानी हमारे आसपास के पर्यावरण को सेंस करने की क्षमता, एंड माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स, और उसके प्रति एक सूटेबल हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं। कम टू आवर माइंड इमीडिएटली, अचानक से हमारे दिमाग में अपने आसपास की इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्स आता है। ये सब खास फीचर हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। वन कैन एड अ फ्यू मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिक्ट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट। इसमें कुछ और ख़ास फीचर्स हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट और सेल्फ ऑर्गेनाइज, मतलब खुद से हम लोग ऑर्गेनाइज होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से, इमर्जेंस टू दिस लिस्ट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस। अब हम लोग बारी बारी से करके ये सबको समझने का प्रयास करेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे ग्रो करते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। इंक्रीज इन मास क्या है, उनका मास बढ़ता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों की संख्या बढ़ती है। आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, उनके क्या है कि उनके गुणों का विकास होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ग्रोज बाय सेल डिवीजन, वो सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करता है। इन प्लांट, पौधों में, दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ओकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। पौधों में क्या होता है कि ये सेल डिवीजन जो है वो उसके पूरे लाइफ टाइम तक चलते रहता है। इसीलिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने जीवन काल में हमेशा ही बड़े होते रहते हैं। इन एनिमल्स, जानवरों में, दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। ये जो ग्रोथ है वो कुछ ही एज तक, कुछ ही वर्षों तक दिखाई देते हैं। हाउएवर, हालांकि सेल डिवीजन ओकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। जो सेल डिवीजन होता है वो हमारे लॉस्ट सेल को रिप्लेस करने के लिए होता है, यानी कि जो हमारे बॉडी में डैमेज हो जाते हैं सेल, उसके जगह पर नए सेल को बनने के लिए होता है सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, वो सेल डिवीजन के हेल्प से ही ग्रो करते हैं। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। इसे हम लोग विट्री कल्चर के अंदर आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग सेल डिवीजन को काउंट करते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स।
क्या हो रहा है कि अभी जो जानवरों और पौधों की इतनी बहुत संख्या है और इतना ज़्यादा विकास हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो सब इस एक्सक्लूसिव इवेंट इसी सब कारणों की वजह से हो रहा है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीजेस इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। हम लोग को ये याद रखना चाहिए कि हम लोग का जो बॉडी का मास बढ़ रहा है, यानी कि हम लोग का बॉडी का ग्रोथ हो रहा है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्रिटेरियन फॉर ग्रोथ। अगर हम क्या करते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग होता है उसमें एक्स्ट्रा मास को ऐड करते हैं तो उनका भी ग्रोथ होता है। Mountains, boulders and sand mound do grow. However, this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on the surface. In living organism, growth is from inside. मतलब नॉन लिविंग में क्या होता है कि इसे हम लोग बाहर से ऐड करते हैं, लेकिन जो लिविंग होते हैं उनमें अंदर ही से ग्रोथ होता है। ग्रोथ therefore cannot be taken as a defining property by of living organism. ग्रोथ जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब ग्रोथ के हेल्प से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं। कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। और डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, मतलब जो ग्रोथ है ना वो ऐसा दिखाता है कि हम लिविंग थिंग है, वो जो सिस्टम है ना वो भी लिविंग है, जीवित है, क्योंकि जो मर जाते हैं उनका ग्रोथ नहीं होता है। रिप्रोडक्शन लाइक वीज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेंसी पोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर to those of parents. Invariably and implicitly, we refer to sexual reproduction. Organism reproduced by asexually means also, मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरीके से ही रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने ये आगे आने वाले यंग वंस को, इंडिविजुअल को पैदा करते हैं। फंजाई मल्टीप्लाई, फंजाई क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है एंड स्प्रेड ईजली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस। क्या होता है, जो फंजाई होता है मल्टीप्लाई होता है और बहुत आसानी से ही फैल जाता है अपने लाखों असेक्सुअल स्पोर की वजह से। इन लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एस्ट और हाइड्रा जो हो गए, वी ऑब्जर्व बडिंग, वो क्या करते हैं, हम लोग ऐसे देखते हैं वो बडिंग करते हैं। इन प्लेनेरिया फ्लैटवर्म यानी प्लेनेरिया में क्या होता है कि वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, उसमें रीजनरेशन होता है। अ फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेटेड द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जो फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने बॉडी पार्ट्स को अलग अलग टुकड़ों में करके रीजनरेशन करते हैं और फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। द फंजाई द फिलामेंटस एल्गी, जो फंजाई और फिलामेंटस एल्गी होते हैं। द प्रोटोनीमिया ऑफ मोसेस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाई फ्रैगमेंटेशन। ओ यानी कि जो एल्गी और फंजाई होते हैं और उस तरीके से दूसरा मोसेस यानी घास जो वगैरह होते हैं वो सब फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, एल्गी और अमीबा के बारे में बात करते हैं तो हमें पता होता है कि रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस विद ग्रोथ। ओ रिप्रोडक्शन क्या है, मतलब ग्रोथ का साइनोनिम है। डेट इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, जिससे क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स मतलब सेल की संख्या बढ़ जाती है। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड मतलब हम लोगों ने ऐसा ऑलरेडी पहले से डिफाइन किया हुआ है कि ग्रोथ एंड इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर, कि ग्रोथ का मतलब ही होता है कि जो सेल का नंबर है वो बढ़ रहा है और मास भी। हेंस वी नोटिस डैट इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इसीलिए हम ऐसा नोटिस करते हैं कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ दिस टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मतलब ऐसा भी तक हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों तो एक दूसरे के साइनोनिम्स ही हैं। इट मीन्स वी डू नॉट क्लियर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। आगे चल करके क्या है, हम बहुत सारे ऐसे
ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं जो कि नहीं रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे मोल्स हो गया, ऑस्ट्रेलाई वर्कर्स बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी होते हैं जो कि कभी नहीं रिप्रोडक्शन कर सकते, अपने ऑर्गेनिज्म को, अपने जैसे यंग वंस को नहीं पैदा कर सकते हैं। Hence reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristic of living organism। तो ऐसा थोड़ी ना है कि अगर वो नहीं कर सकते हैं तो वो नॉन लिविंग हो जाएंगे, इसीलिए रिप्रोडक्शन भी मेन कैरेक्टर नहीं होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए। ऑफ कोर्स बी एन ऑल इंक्लूसिव defining characteristic of living organism। Of course, no non-living object is capable of reproduction or replicating by itself। हाँ, ये भी बात सही है कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं खुद से। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ मेटाबॉलिज्म। अब लाइफ का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म। अब हम उस पर बात करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केमिकल से बने हुए होते हैं। दिस केमिकल स्मॉल एंड बिग। वो केमिकल बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस। वो उनके अलग अलग क्लास, साइज, फंक्शन आदि पर डिपेंड करते हैं। आर कंटिन्यूसली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमॉलिक्यूल्स। वो क्या होता है, लगातार बदलते रहते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल्स में चेंज होते रहते हैं। दिस कन्वर्सेशन आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इसे हम केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन से समझेंगे। दिस कन्वर्सेशन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। यहाँ पे क्या हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस है ओकरिंग सिमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि सारे जीवित प्राणियों के अंदर हो रहे हैं। बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जाइबिट मेटाबॉलिज्म। मतलब जितने भी एनिमल्स, फंजाई, प्लांट्स, माइक्रोब्स, ये सब सबके अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ओकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, तो जितने भी हमारे शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सबका टोटल सम मेटाबॉलिज्म होता है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जाइबिट मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। अच्छा, जो सेल फ्री सिस्टम बॉडी होता है उसमें मतलब बॉडी के आउटसाइड भी होता है ये प्रोसेस। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। एक जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। मतलब अगर हम ये प्रोसेस को टेस्ट ट्यूब में करते हैं तो वो ना ही लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। हेंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। मतलब जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो टेस्ट ट्यूब में भी तो होता है, तो फिर हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको कैसे डिफाइनिंग फीचर बता सकते हैं। जैसे कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है इन विट्रो में, तो जो कि नॉन लिविंग थिंग से ही होता है, लेकिन वो क्या होता है, लिविंग रिएक्शन होता है। हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इसीलिए मतलब क्या बाहर रिएक्शन हो रहा है लिविंग, लेकिन वो क्या है, लिविंग रिएक्शन है, इतना हम श्योर हैं। तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का वो एक डिफाइनिंग फीचर होगा लाइफ फॉर्म का। परहैप्स शायद द मोस्ट ऑब्वियस and technical complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surroundings or environment and respond to these environmental stimuli which could be physically, chemically or biologically। क्या होता है मोस्ट ऑब्वियसली एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कुछ न कुछ अलग अलग टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स होते हैं। इज दिस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट। ये क्या होता है, उनके सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट को सेंस करने में मदद करते हैं। एंड रिस्पॉन्ड टू दिस इन्वायरमेंटल स्टिमुली, और जो इनका इन्वायरमेंटल स्टिमुली है उसको रिस्पॉन्ड करने में, विच कुड भी फिजिकली, जो फिजिकली हो सकता है, केमिकली हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन। हम लोग अपने इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स एटसेट्रा। जो प्लांट होता है वो रिस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स को,
जैसे कि लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए हैं, और पॉल्यूटेंट्स भी हो गए हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू environmental cause. Photoperiod affects reproduction in seasonal breeders, both plants and animals. All organisms handle chemically entering their bodies. मतलब जितने भी क्या हैं ऑर्गन्स है, उनके अंदर केमिकल प्रोसेस हो रहा है जिससे कि उनके बॉडी कंट्रोल्स हो रहे हैं। All organisms from the prokaryotic to the most complex eukaryotic can sense and respond to environmental cause. क्या होता है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो या फिर किसी भी तरीके के ऑर्गेनिज्म हो, वो सेंस कर सकते हैं और रिस्पॉन्स कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंटल को। फोटोपीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, मतलब फोटो पीरियोडिक अफेक्ट होता है, यानी कि फोटो पीरियड में क्या होता है कि देख करके लाइट के माध्यम से हम उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, वो एनिमल और प्लांट्स दोनों में होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स इंटेरिंग देयर बॉडीज। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अवेयर करते हैं अपने सराउंडिंग को। ह्यूमन बींग्स इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि खुद को भी अवेयर करता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स it is all the more difficult to define the living state. We observe patients lying in coma in hospital, virtually supported by machine which replace heart and lungs. हम लोग देखते हैं जैसे क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं रिप्लेस करते हैं हार्ट और लंग्स, उनको क्या होता है कि कॉमा में डाल करके किया जाता है। द पेशेंट इज़ अदरवाइज ब्रेन डेड, उसमें क्या होता है कि पेशेंट के ब्रेन को डेड कर दिया जाता है। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, और पेशेंट के पास अपना कोई कॉन्शियसनेस नहीं होता है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं होता है। आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि कुछ कुछ पेशेंट कभी भी कॉमा से बाहर नहीं आते हैं, नॉर्मल लाइफ को नहीं जी पाते हैं दोबारा, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, लिविंग या नॉन लिविंग। इन हायर क्लासेज यू विल कम टू नो दैट all living phenomena are due to underlying interactions. अब अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि हम जो भी चीज़ जानते हैं या फिर लिविंग फिनोमिना करते हैं, ये अंडरलाइनिंग इंटरेक्शंस के कारण करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग द constituent cells. Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituents of the organelle, but arises as a result of interaction among the molecular components comprising the organelles. This interaction result in emergent properties at a higher level of organization. This phenomenon is true in the hierarchy of organizational complexity at all levels. Therefore, we can say that living organisms are self-replication, evolving and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. Biology is the story of life on earth. बायोलॉजी क्या है, पृथ्वी पर कैसे जीवन उत्पन्न हुआ उसकी कहानी है। Biology is the story of evolution of living organism on earth. All living organisms, present, past and future, are linked to one another by the sharing of the common genetics material, but to varying degrees. यानी कि क्या है कि हम लोग सब जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो या फिर हमारे अंदर जो भी हम लिविंग फिनोमिना करते हैं वो सब अंडरलाइनिंग इंट्रैक्शन के कारण होता है। टिश्यू का ऐसा गुण होता है, आर नॉट प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट सेल बट अराइजेज एज अ रिजल्ट टू इंट्रैक्शन अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल।
मतलब कि जो हमारे सेल्स हैं वो इंटरेक्शन करते हैं और लगातार करते हैं, उसी के रिजल्ट के अनुसार हमारे अंदर अलग अलग तरीके का एक्टिविटी करते हैं। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट। और ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है कि सेम प्रॉपर्टी सेलुलर ऑर्गेनेल्स में हो, सब में प्रेजेंट हो। इन द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट कंप्रेसिंग द ऑर्गेनेल्स। मतलब कि हमारे जो सिंपल सा बात है कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो खुद में इंट्रैक्शन करते हैं और उसी की वजह से हम अपने लिविंग फिनोमिना को कर पाते हैं। यानी कि जो बायोलॉजी है वो हम लोग को बताती है कि पृथ्वी पर लाइफ कैसे आया, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे आए, उनमें क्रांतियाँ कैसे आई, और लिंक टू अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बाय टू वेरिंग डिग्रीज। और क्या है, हम लोग एक दूसरे से अभी, भूत में, भविष्य में और वर्तमान में जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। थैंक यू।